उंगली पूरा कट हो जाने के बाद वो वापस नॉर्मल हो सकता है कि नहीं? मोटरसाइकिल से जा रहा था और अपोजिट साइड से और एक मोटरसाइकिल ने उनको ठोका था, जिसमें उनकी हाथ की उंगली यहाँ से डिटैच हो चुकी थी। वो उंगली डिटैच होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उन्होंने वो उंगली, टूटा हुआ उंगली भी लेके आए थे, जो एक प्लास्टिक के कैरी बैग में लेके आए थे। उन्होंने आने के बाद सबसे पहला सवाल एक ही पूछा, क्या हम ये उंगली फिर से लगा सकते हैं? तो आइए बात करते हैं, उंगली पूरा कट हो जाने के बाद वो वापस नॉर्मल हो सकता है कि नहीं? आई एम डॉक्टर प्रियंका, जनरल सर्जन, एंड आई हैव डॉक्टर सुमित, ऑर्थोपेडिशियन, सिटिंग राइट बिसाइड मी। तो बोलिए सर, क्या हुआ था? या सो हाय, माय सेल्फ डॉक्टर सुमित। और हमें 4 महीने पहले एक लड़का आया था जो ऑफिस जा रहा था सुबह 6 बजे उठ के। मोटरसाइकिल से जा रहा था और अपोजिट साइड से और एक मोटरसाइकिल ने उनको ठोका था, जिसमें उनकी हाथ की उंगली यहाँ से डिटैच हो चुकी थी। वो उंगली डिटैच होने के बाद में एक मड में गिर गई और उन्हें मिल नहीं रही थी। सो वो बंदा हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे आया था और वहाँ उनकी उंगली से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। और अब कुछ टाइम के बाद में उन्होंने वो उंगली, टूटा हुआ उंगली भी लेके आए थे, जो एक प्लास्टिक के कैरी बैग में लेके आए थे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मड लगा हुआ था। उन्होंने आने के बाद सबसे पहला सवाल एक ही पूछा, क्या हम ये उंगली फिर से लगा सकते हैं क्या? सो मैंने वो उंगली लेने के बाद में उनको एक ही जवाब दिया कि ये फिंगर का एक टिप है जिसे हम रिकंस्ट्रक्ट करने का एक डेफिनेटली चांस दे सकते हैं, बट इसकी कोई कोई अश्योरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी पूरा उंगली निकलने के बाद में फिर से ब्लड फ्लो आना, फिर से सेंसेशंस डेवलप होना, वो सब क्वेश्चनेबल रहता है। तो जब हमने वो उंगली को एक वायर के साथ में कनेक्ट करके और कुछ टाँके डाल के उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, और फिर कुछ दिनों के बाद ड्रेसिंग करने के और उसको ड्रेसिंग किया। फिर 2 दिन या दिन के बाद में ड्रेसिंग करने के बाद वो पूरे तरह से ब्लैक हो चुका था, और तब हमें पता चला कि वो उंगली बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर रही है, जिससे बिल्कुल ही ब्लड फ्लो नहीं जा रहा था। तो मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि हमें उन्होंने वो उंगली कैसे लेके आना चाहिए था जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते थे? ओके। तो सर, आपके पास पेशेंट एग्जैक्टली कितने घंटे बाद आए थे आधे घंटे के एक्सीडेंट? बाद आया लिए आधे घंटे के था। बाद। ओके। और रिकंस्ट्रक्शन आपने प्रोबब्ली कितने घंटों में? प्रोबब्ली 1.5 आवर, पूरा 1.5 प्रोसीजर हमने आवर। 1.5 आवर में हमने ठीक है, खत्म तो किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप आइडियल टाइम पीरियड में रिकंस्ट्रक्शन का कोशिश करे थे। विद इन 6 आवर्स अगर हम करें तो ब्लड फ्लो यूजुअली रिस्टोर होता है, सर्वाइवल चांसेस रहता है। तो इससे पहले कि मैं बोलूं कि कैसे लाना था, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो पेशेंट कैसे लाया था उंगली को आपके पास? एक्चुअली जब पेशेंट हमारे पास आया था तो पेशेंट खुद अकेला आया था, कोई अटेंडर नहीं था, वो खुद आया था। बट उंगली बस उसके हाथ में थी उसके या हाथ में नहीं थी, जब नहीं? वो आया था तब नहीं थी, ओके। क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाया ओके। और वो कहीं गुम गई थी। फिर ओके। बाद में किसी और उनका रिलेटिव आके ढूंढ के वो मड में से लेके आके एक प्लास्टिक के कवर में डाल के हमें दिया था, बस एक और प्लास। उन्होंने पूछा था कि क्या हम ये रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे या नहीं। ओके। ओके। जी। तो आई थिंक यही एक नेगेटिव बहुत बड़ी बात है, जी। क्योंकि अगर उंगली मड में या कहीं भी गिर जाए, इन्फेक्शन चांसेस एकदम 100% होता है। तो जब उंगली गिर जाए तो उसको लेके सबसे पहले वॉश करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल टैप वाटर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, रनिंग वाटर में वॉश करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एक सलाइन गॉज, सलाइन सबके पास नहीं रहता है, तो इवन विथ ड्रिंकिंग वाटर और टैप वाटर एक गॉज, एक कवर में, कपड़े में रैप करके, फिर जो प्लास्टिक होता है उसमें आइस पैक्स डाल के उसके अंदर लेके आना होता है फिंगर को, तो ही सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होता है। तो आपके पेशेंट ने, आई एम अज्यूमिंग कि उसने ये वॉश प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिया। नहीं लिए होंगे और थोड़ा डिले भी हो गया उनको उंगली फिंगर जी। टिप लाने में, तब तक ही मोस्ट
वो आइस पैक्स हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ताकि हम लोग ब्लड वेसल्स को भी फ्रीज कर सके, जी तो रिकंस्ट्रक्शन इजियर होता है, which did not happen in happen your case, but still you attempted. That's a yeah very big deal, yeah sir. तो 2 दिन बाद वो फिंगर इस ब्लड फ्लो रिस्टोर नहीं हुआ, इस ब्लैक हो गया, इसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। तो उसके बाद इन्फेक्शन चांसेस और बढ़ते हैं इफ अगर हम लोग वो गैंग्रीनस फिंगर को यहाँ पे छोड़ दे, क्योंकि ब्लड फ्लो रिस्टोर होने का और कोई चांस नहीं रहता है। तो सर उसके बाद आपने क्या किया? व्हाट डिड यू टेल द पेशेंट? सो जब वो पूरे तरह से ब्लैक हो चुका था तो मैंने सबसे पहले पेशेंट पेशेंट के पहले काउंसिल से किया अवेयर थे अवेयर कि थे इट वोंट सर्वाइव, सर देर आर so चांस what was 50% his chances reaction? Okay. so he was actually hoping for a lot that it will survive but it didn't survive and it was just definitely disappointing for him and फिर बाद में जब हमने वो उंगली निकालने का डिसीजन लिया तब मैंने आपसे एक ओपिनियन लिया था और शुक्रिया। और हमने पेशेंट को कुछ ऑप्शंस दिए थे, जैसे मैं पूरी तरह से उंगली निकाल दूंगा और उसके ऊपर ही टाके लगा सिर्फ दूंगा। टाकेदार, राइट। सेकंड ऑप्शन था फ्लैप या रिकंस्ट्रक्शन करना वो उंगली को, और थर्ड ऑप्शन था वो पूरा उंगली निकाल के उसके ऊपर एक नकली उंगली डालना। ये 3 ऑप्शन मैंने उनको दिए थे एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपका सहायता ली थी। थैंक यू So, अगेन। yeah. So after that, I think you will be the better person to talk about it. But I want to summarize the story of whole what we discussed till now. जब भी किसी की उंगली कट हो जाती है तो हमें कैसे लेके आना चाहिए? राइट। सबसे पहले ये जितने जल्दी हो सके, मे बी हाफ एन आवर टू 1 hour इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू शुड ब्रिंग दैट कट पार्ट। सर्वाइवल जब क्लीन एंड क्लियर कट होगा तब सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, दिस वाज अ जब ट्रॉमा, हाँ ये एक्सीडेंट था, उसमें भी तो सर्वाइवल इट वाज नॉट अ क्लीन कट इंजरी, इट वाज नॉट अ क्लीन कट इंजरी, इट वाज अ कंटामिनेटेड इंजरी, या राइट। जो मड में कॉन्टेमिनेट हुआ वो और एक नेगेटिव पॉइंट है। ये सब और उसके बाद में ये सब होने के बाद में उन्होंने वो फिंगर का पीस एक प्लास्टिक के कवर में जो लाया था, स्टेराइल जो नहीं था, इट वाज जो नॉट अ डाय- स्टेराइल कवर। बिल्कुल। तो जब भी हम कोई भी कट पार्ट लेके आते हैं तब हमें मैडम ने जैसे बताया एक वेट क्लॉथ में कवर करके उसके अराउंड एक आइस लगा के एक कवर में लेके आ जाना चाहिए था। सो दिस इज द जस्ट summary how if someone suffers same problem how they should bring a cut part. तो उसके बाद वो काली वाली जो डेड फिंगर टिप था उसको निकालना पड़ा हम लोग को, क्योंकि अगर डिले करते तो इन्फेक्शन और अंदर के तरफ जाने का चांस होता है। ऐसा भी हुआ है, इन्फेक्शन अंदर जाके पूरा फिंगर ही काला हो गया है, जिसके वजह से पूरा फिंगर ही निकालने का किसी किसी पेशेंट्स में हम लोग को करना पड़ा है। तो सर ने एकदम सही स्टेप लिया, सर ने वो ब्लैक फिंगर टिप को निकाल दिया। उसके बाद सर मेरे से पूछे कि इनको रिकंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो पेशेंट वर्क्स विद हिज कंप्यूटर ऑल द टाइम, तो एंड सेंसेशंस आल्सो इज नीडेड कंप्यूटर कीपैड में हमेशा टाइप करने के लिए। तो सर ने बस मेरे से पूछा कि कुछ रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन फ्लैप कवर कुछ कर सकते नहीं, तो वी डिसाइडेड टू प्रोसीड विद अ थीनर फ्लैप। थीनर फ्लैप क्या होता है? हमारे हाथ के इस एरिया को हम लोग थीनर एरिया बोलते हैं। इसके अंदर हमारे थीनर मसल्स लेते हैं। थीनर मसल्स आर द मसल्स विच अटैच टू द थंब को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो इस थीनर एरिया से हम लोग फ्लैप मतलब सॉफ्ट टिश्यू का एक पार्ट, तो हम लोग स्किन और उसके अंदर का फैट लेके उनके उंगली टिप को ऐसे जोड़ दिया। दिस इज नॉट द ओनली रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शन फॉर अ फिंगर टिप इंजुरी, और भी हो सकते हैं, जैसे सर ने ऑलरेडी मेंशन किया, इसको निकाल के हम लोग टाका भी डाल सकते थे, सर डाल सकते थे, बट सर थॉट अबाउट द पेशेंट, क्योंकि सिर्फ टाका डाल देते तो उनका उंगली एकदम छोटा हो जाता। रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेंथ और इंक्रीज होगी। तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, फ्लैप कवर, थिनर फ्लैप। देयर इज अनदर फ्लैप कवर जो टिप के लिए होता है, जो हम लोग अपने पेट के मसल से लगा देते हैं 3 हफ्ता। उसके बाद जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है 3 हफ्ता बाद हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे नॉर्मली टाका डाल देते हैं, और जो पेट का मसल है
वो नॉर्मल सूचरिंग से बंद कर देते हैं, हमेशा कपड़ा पहनने से वो स्कार दिखता भी नहीं एंड उंगली का लेंथ वैसे ही हो जाता है। हो जाता है। तो उनके लिए, इस पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन थिनर फ्लैप ही था, क्योंकि हर लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता नहीं है ऐसे होता। 3 हफ्ता 3 पेट हफ्ते में, रखना एंड देन या एल्बो पेन, एग्जैक्टली। शोल्डर लेकिन पेन। वो बड़ा वुंड्स के लिए अगर जो ऐसे लोकल टिश्यू से नहीं कर पाते हैं हम, तब हम लोग ऑप्शन देते हैं कि हाँ यही ऑप्शन है। So, पर जब ये ऑप्शन था तो ideally हमने first option is definitely a thin arm muscles. एग्जैक्टली तो वही हम लोग यहाँ से स्किन एंड इनके अंदर का फैट ऐसे उठा के फिंगर को ऐसे चिपका दिए 3 हफ्ते के 3 लिए। हफ्ते के लिए उसके बाद पेशेंट हमारे पास फॉलो अप में आते थे, हम ऑलवेज फॉलो अप रेगुलर किए, ब्लड फ्लो है कि नहीं, ब्लैक हो रहा है कि नहीं, वो फ्लैप का ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है यहाँ से, एंड उसका ब्लड वेसल्स यहाँ के साथ लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी पूरा सर्वाइव होगा। तो वही हम लोग फॉलो अप में हमेशा देखते, हम लोग डरते थे कि कहीं वो भी ना चला जाए, तब तो और डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा करके। तो 3 हफ्ता उनका फिंगर ऐसा था एंड आफ्टर 3 weeks व्हेन एवरीथिंग वाज गुड, हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि ब्लड सर्कुलेशन इज वेल। उसके बाद अगेन हमने यहाँ से मसल को कट करे एंड वी सेपरेटेड द फिंगर लाइक दिस। तो जो बाकी का मसल्स था हम लोग यहाँ पे टाका डाल दिए, यहाँ पे जो डिफेक्ट हुआ हम लोग ऐसे टाका डाल के बंद कर दिए। दैट वाज ऑल दैट वाज डन फॉर द पेशेंट एंड आफ्टर दैट ही केम फॉर फॉलो अप एवरी वीक। 14 डेज बाद हम लोग सूचर निकाल भी दिए, नो ब्लैकनेस, सेंसेशंस भी नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग हाथ का स्किन ही हाथ में डाले, तो द सेंसेशंस आर जस्ट लाइक एज इट इज। तो आई गेस क्या फीडबैक है सर पेशेंट का? इज ही पेशेंट तो हैप्पी? बहुत ज्यादा हैप्पी है, बट द थिंग इज दैट मुझे और एक चीज बताना जरूरी है कि कोई भी फ्लैप डालने के बाद में कोई भी जॉइंट स्टिफ हो जाता है। जो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वो पेशेंट के लिए बहुत स्पेसिफिक था। बहुत ही वाज specific वेरी था, reluctant to do the any exercises. ही वॉज अ वेरी नॉन कॉम्प्लायंट पेशेंट। उनको फिजियोथेरापी बस करना ही नहीं, उनको टच करो तो दर्द होता था। एग्जैक्टली बिकॉज हम लोग 3 हफ्ता ऐसे उंगली को रख दिए, पूरा स्टिफ हो चुका था। एग्जैक्टली हम लोग सीमेंट पट्टी भी डाले थे सर, पीओपी भी डाले थे, ताकि अचानक से नींद में कभी झटके से वो ऐसे कर दिया तो वो फट जाएगा, पूरा सर्जरी ही फेल हो जाएगा। तो पीएपी डालना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सीमेंट डालना। तो उसके वजह से बाकी फिंगर्स भी वो नहीं हिला रहा था, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकाले थे मसल नहीं, बस स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, तो वो थंब को हिलाना भी बंद कर दिया था। एंड थंब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हैंड। 40% ऑफ द हैंड फंक्शन इज बिकॉज ऑफ योर थंब। तो वो पूरा बाकी फिंगर्स को भी स्टिफ करके बैठा था। एग्जैक्टली एक्चुअली उसको जितना टाइम लगना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा लगा। रिहैब के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। ये फिजियोथेरेपी सर इज बेस्ट एक्सप्लेन करेंगे हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। सो सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर द स्मॉल जॉइंट्स फिजियोथेरेपी। बेसिकली जब मैडम ने रिकंस्ट्रक्ट करके ये फिंगर की लेंथ 90% अचीव कर ली थी, उसके बाद में उनके पूरे हाथ में स्टिफनेस आ चुका था, क्योंकि वो ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। उनकी पूरी उंगलियां टाइट हो चुकी थी, अंगूठा भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे टाका था एंड ही वाज वेरी अप्रीहेंसिव टू द एनी, हिलाएंगे तो ये फट जाएगा एंड ऑल दैट। बट एट द एंड वी स्टार्टेड विद सम स्पॉन्ज बॉल मूवमेंट्स, hot water fermentation and all that, and he got a good movements in his wrist, fingers and also the elbow. Yes. तो अल्टीमेटली जब हमने उनसे पूछा whether he's working, टाइप कर रहे कि नहीं, he was like, I'm back to work. हम नॉर्मली टाइप कर रहे हैं, he's very well, sutures are all removed, wound infection भी नहीं, कुछ नहीं. Thank you ma'am, thank you very much.